हेलो दोस्तों, के सरल ज्योतिष की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लगन कुंडली की विश्लेषण में आइए अब हम बात करते हैं चौथी लगन कर्क लगन के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से ये निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि यदि सीधे आप मेरी इस वीडियो पर आ गए हैं तो आपको हो सकता है कि बहुत समझ में ना आए। कृपया आप मेरी वीडियो क्रम से देखें, पहले पहली वीडियो देखें, फिर दूसरी, फिर तीसरी और उसके बाद इस वीडियो पर आएँ तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि लगन और राशि, बहुत सारे लोग राशि को ही लगन समझते हैं या लगन को ही राशि समझते हैं। देखिए, आपकी राशि अलग होती है और लगन अलग होती है। राशि का हमें कैसे पता चलता है? देखिए, ये आपकी कुंडली है, आप अपनी कुंडली खोल करके देखिए। कुंडली में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जो 12 भाव आपके हैं, इसमें पूरी कुंडली के अंदर आप देखिएगा कि आपका किस खाने के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है। राशि देखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि किस खाने में चंद्रमा बैठा हुआ है, और जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है वहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उससे आपको अपनी राशि पता चलेगी। जैसे इस कुंडली में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चंद्र लिखा हुआ है 4 नंबर पर। 4 नंबर पर चंद्र लिखे होने का मतलब, 4 नंबर का मतलब देखिए क्या होता है। 4 नंबर का मतलब चंद्र, इसका मतलब आपकी राशि कर्क है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आप अपनी कुंडली के अंदर देखते हैं और जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी कौन सी राशि हुई? देखिए 8 नंबर, 8 नंबर ये वृश्चिक राशि। इसी प्रकार से आप अपनी कुंडली में देखते हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ लिखा हुआ है वहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 नंबर देखिए सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य हुए। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में कहीं चंद्रमा मान लीजिए जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, उसी कॉलम के अंदर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो 12 नंबर देखिए ये 9 नंबर धनु का है और मीन का 12 नंबर, 12 नंबर यानी मीन राशि, जिसके स्वामी हो गए गुरुदेव। इसी प्रकार से मान लीजिए 7 नंबर आपकी कुंडली में जहाँ लिखा हुआ है उस स्थान पर चंद्रमा लिखा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे इसको? तो ये देखिए 2 नंबर वृष का है, 7 नंबर तुला राशि, जिसके स्वामी हैं शुक्र। ये सब स्वामियों की लिस्ट है और ये राशियों की लिस्ट है, और ये उन राशियों के नंबर हैं। 1 नंबर राशि मेष, 8 नंबर वृश्चिक, 1 और 8 दोनों के स्वामी मंगल, 2 नंबर वृष तुला की 7 नंबर दोनों के स्वामी शुक्र, 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या दोनों के स्वामी बुध, 4 नंबर कर्क राशि चंद्रमा स्वामी हो गए, 5 नंबर सिंह राशि सूर्य स्वामी हो गए, 9 नंबर और 12 नंबर धनु और मीन राशियाँ जिसके स्वामी गुरु हो गए, और 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि हो गए। तो बहुत ही आसानी से आप अपनी कुंडली में ये देख सकते हैं कि आपकी जन्म राशि कौन सी है। तो राशि का पता कैसे चलता है, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि जिस कॉलम में ये 12 जो खाने आपके हैं, इन 12 खानों में जिस खाने में चंद्रमा लिखा हुआ हो उस जगह का आप नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर से राशि का मिलान कर लीजिए, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी राशि है। तो राशि अलग होती है। अब लगन क्या होता है? लगन जो है, जो आपके पहले कॉलम में, ये आपकी कुंडली का पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस, प्रथम हाउस। कुंडली आप खोल करके देखेंगे, यहाँ पर ला लिखा हुआ होगा। ला स्टैंड्स फॉर लगन, लगन यानी कि पहला घर, यानी कि आपकी कुंडली का, पूरी कुंडली का होल सोल करता, स्वामी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर,
वो आपकी कुंडली का लगन का स्वामी होता है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं कर्क लगन, तो कर्क लगन का मतलब कर्क राशि नहीं है, राशि आपकी अलग हो सकती है, जहाँ चंद्रमा बैठा होगा उसके हिसाब से राशि होगी। लगन वो होती है जो यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका लगन होता है। और इसके बारे में मैं आपको पूर्व वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 नंबर या 8 नंबर अगर यहाँ लिखा हुआ है, 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो आपकी मेष लगन हो गई। 8 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर तो आपकी वृश्चिक लगन हो गई, और दोनों के स्वामी कौन है? मंगल। इसी प्रकार से 2 या 7 नंबर में यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो आपकी लगन वृष या तुला हो जाएगी और स्वामी हो जाएंगे शुक्र। इसी प्रकार से यहाँ 3 या 6 नंबर लिखा हुआ है तो 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि, स्वामी हो गए बुध। 4 नंबर लिखा हुआ है कर्क लगन हो गई, स्वामी हो गए चंद्रमा। 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह राशि हो गई, स्वामी हो गए सूर्य। 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है धनु राशि, धनु या मीन लगन हो जाएगी जिसको स्वामी गुरु हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में मकर लगन या कुंभ लगन आपकी हो जाएगी और स्वामी हो जाएंगे शनि। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब चलिए बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। देखिए यहाँ अगर आपकी कुंडली के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लगन हो गई जिसके स्वामी हो गए चंद्रमा। तो आइए अब आगे इस बात को समझते हैं कि कर्क लगन के जातकों के लिए कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उनके लिए शुभ होते हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो उनके जीवन में मारक की भूमिका अदा करते हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो सम होते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी कुंडली में ये जहाँ पर लगन लिखी हुई है पहला हाउस, आपको 3 घर गिनने हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 159 का मतलब क्या हुआ कि पहला घर गिनिए। देखिए पहला घर यही है आपका। यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसे अलग नोट कर लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है पहले नंबर में 4। इसके बाद इसमें आप 5वां घर गिनिए। 1 2 3 4 5। 5 नंबर में 5वें हाउस में जो गिनती लिखी हुई है उसे नोट कर लीजिए 8। इसके बाद 9वें घर में 5 तक हमने गिन लिया था, 6 7 8 9। 9वें घर में गिनती लिखी है 12। इन तीनों गिनतियों को आपने लिख लिया। अब इन तीनों गिनतियों के स्वामियों को आप जान लीजिए। देखिए 4 नंबर यानी कर्क जिसके स्वामी होगा चंद्रमा। इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा तो कर्क लगन के लिए बहुत अच्छे हो गए, हमेशा अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेंगे, शुभ रिजल्ट प्रदान करेंगे। 8 नंबर देखिए किसका है। 8 नंबर वृश्चिक राशि मंगल। 8 नंबर मंगल। और 12 नंबर देखिए, 12 नंबर मीन राशि गुरु। बस बेहद आसान है किसी भी कुंडली के अंदर, किसी भी लगन के अंदर ये जानकारी करने के लिए कि कौन से ग्रह हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, शुभ हैं, जीवन में हमको सब कुछ देने वाले हैं, अपनी दशा अंतरदशा में वो हमें बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। जिन हाउसेस के वो स्वामी होंगे उन हाउसेस से रिलेटेड जो फल हैं वो हमको अच्छी मात्रा में प्रदान करेंगे। तो कैसे हम पता करेंगे ये अभी हमने आपको बता दिया कि 1 5 9 पहला गिन करके देख लीजिए कुंडली में, पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। पहले घर में, 5वें घर में, 9वें घर में जो भी गिनतियाँ लिखी हुई हैं उनके स्वामियों को अलग नोट कर लीजिए इस टेबल से देख करके। तो आपको ये बात समझ में आ गई
कि चंद्रमा, मंगल और गुरु ये कर्क लगन के लिए बेहद शुभ ग्रह हैं। अब बात आती है कि कर्क लगन के लोगों के लिए अशुभ ग्रह, मारक ग्रह या खराब ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, खराब ग्रह जानने के लिए हमें 3 कॉलम चेक करने चाहिए। कॉलम नंबर 6, 8 और 12। 6, 8 और 12 इन घरों के जो स्वामी होते हैं वो किसी भी लगन कुंडली के लिए मारक स्थिति में होते हैं। तो अगर इस कर्क लगन में हम गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे नंबर पर 9 नंबर लिखा हुआ है। छठे हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर होता है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं, धनु राशि होती है जिसके स्वामी गुरु होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है वो ग्रह त्रिकोण का स्वामी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो त्रिकोण का स्वामी है, त्रिकोण समझ गए ना आप, पहला, 5वां और 9वां, 1, 5, 9 में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो 1, 5, 9 में लिखा हुआ है तो उसका फिर ये 6, 8, 12 वाला दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी हो गया, वो एक अच्छा ग्रह बन गया। तो अगर वो खराब स्थिति में भी बैठेगा तो भी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करेगा। तो अगर हम यहाँ पर गुरु की बात करें तो देखिए, गुरु यहाँ पर 9वें हाउस में त्रिकोण के स्वामी हैं और एक शुभ ग्रह हैं और चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र भी हैं। तो ऐसे स्थिति में छठे हाउस में होने का दोष उनको नहीं लगेगा। अब चलिए, हमने छठा घर चेक कर लिया, इसके बाद हम 8वां घर चेक करते हैं। अब 8वें घर में देखिए 11 नंबर लिखा हुआ है और 11 नंबर होता है कुंभ लगन, कुंभ राशि और जिसके स्वामी हैं शनि। तो देखिए, शनि देवता, अब ये मारक हैं कि नहीं है, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये देखें, क्या ये 1, 5, 9 में है। 1, 5, 9 इन तीनों घरों में नहीं है। ये 7वें घर में है। 7वां घर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वें घर में है और 8वें घर में है। तो 7वां घर सम स्थान है और 8वां घर बहुत बुरा स्थान है, और इसलिए शनिदेव इस कुंडली के लिए घनघोर मारक हो गए। नैसर्गिक रूप से देखें तो चंद्रमा देवता हैं और शनि पाप ग्रह हैं, और वैसे भी चंद्रमा के लिए शनि जो है वो बेहद घातक होते हैं। तो कर्क लगन के अंदर शनि घोर मारक स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद तीसरा नंबर है 12 नंबर। तो चलिए चेक करते हैं 12वें हाउस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 12वें हाउस में कौन सा ग्रह है, 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर किसका होता है, 3 नंबर जिसके स्वामी होते हैं बुध। अब हम ये भी चेक कर लें कि यहाँ पर 3 नंबर की राशि जो लिखी हुई है 12वें हाउस में, ये त्रिकोण के स्वामी तो नहीं है। 1, 5, 9 में नहीं है। देखिए यहाँ पर चंद्र हैं, यहाँ मंगल हैं, यहाँ गुरु हैं, बुध नहीं है। और नैसर्गिक रूप से भी देखें तो चंद्रमा के शत्रु हैं बुध, और बुध को यहाँ एक 12वां घर मिला हुआ है और 1, 2, 3 और तीसरा घर मिला हुआ है। दोनों ही घर खराब मिले हुए हैं। तीसरा घर क्यों खराब होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 8वां घर बहुत खराब होता है, और यहाँ से ये तीसरा घर जो है 8वां पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये बाधाओं का और समस्याओं का घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर है, और 8वें से 8वां घर भी खराब माना जाएगा। तो यानी कि तीसरा घर खराब माना। तो ये 2 खराब स्थानों के स्वामी हैं बुध, और चंद्रमा के शत्रु भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध भी कर्क लगन के लोगों के लिए घातक स्थिति में हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा इस चीज़ को कि कौन कौन मित्र हैं और कौन कौन शत्रु हैं। अब बाकी जो बचे वो सम हो गए। कौन कौन बचे, देखिए पहला हाउस हमने चेक कर लिया, तीसरा चेक कर लिया,
चौथा नहीं चेक किया, पाँचवा चेक कर लिया, छठा चेक कर लिया, सातवां, आठवां, नवा चेक कर लिया, दशम चेक कर लिया। अब ये 11वां बचा और दूसरा और चौथा। अब देखिए सूर्य दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा के मित्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि बहुत अच्छा हाउस नहीं है, सम हाउस है, तो सूर्य यहाँ पर चंद्रमा के लिए सम हो गए। इसके बाद बुध के बारे में हम बता चुके हैं, मारक हो गए। चतुर्थ स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा देव हैं और शुक्र जो है वो राक्षसों के स्वामी हैं। तो यद्यपि दोनों में मित्रता नहीं है, लेकिन चूँकि ये एक सम हाउस है, इसलिए चंद्रमा के लिए चौथे हाउस के मालिक शुक्र सम हो जाते हैं। इसके अलावा शुक्र की दूसरी राशि देखिए, 2 राशियाँ होती हैं शुक्र की, 7 और 2। तो एक चौथे स्थान में शुक्र हैं और 2 नंबर चेक करिए कहाँ हैं, 11वें स्थान में। तो 11वां स्थान भी सम होता है, तो दोनों इनको सम स्थान प्राप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की स्थिति जो है वो सम ग्रह के रूप में होगी। इसके बाद बाकी हम सब चेक कर चुके हैं। तो ये फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया कि कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु ये बहुत अच्छे ग्रह हो गए। बुध और शनि ये बहुत बुरे ग्रह हो गए, और सूर्य और शुक्र ये सम ग्रह हो गए। तो देखिए कारक, मारक और सम 3 ही प्रकार के ग्रह किसी कुंडली के अंदर होते हैं। कारक का मतलब जो आपको शुभ रिजल्ट देंगे, मारक का मतलब जो आपको अशुभ रिजल्ट देंगे, सम का मतलब वो न्यूट्रल हैं, अपनी पावर और अपनी पोजीशन के हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। अच्छी जगह बैठ जाएंगे, तात्कालिक मैत्री में बैठ जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ख़राब जगह बैठ जाएंगे, तात्कालिक शत्रुत्व में बैठ जाएंगे, आपको ख़राब रिजल्ट देंगे। इसलिए वो सम है, न्यूट्रल हैं। तो इसी चीज़ को देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप लोग कॉपी कलम निकाल कर इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए कर्क लगन के लिए मित्र मंगल, गुरु और चंद्र, शत्रु बुध, शनि, राहु, केतु छाया ग्रह हैं, ये भी चंद्रमा के लिए मारक होते हैं। सम में सूर्य और शुक्र। तो इतनी बातें आप नोट कर लें। अब इसके बाद चूँकि हम कर्क लगन की बात कर रहे हैं जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा के विषय में भी एक संक्षिप्त परिचय हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। ये चंद्रमा की राशि कर्क राशि एक चर राशि है। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। अब सौम्य और क्रूर क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम बाद में बताएंगे, शॉर्ट में अभी आपको बता दे रहे हैं। सौम्य का मतलब ये है कि सौम्य ग्रह ऐसे होते हैं कि कुंडली में अच्छे हैं तो ठीक है, खराब हैं तो आपके साथ क्रूरता नहीं बरतेंगे। तो सौम्य नेचर के ग्रह होते हैं। और चंद्रमा जल तत्व राशि है। चंद्रमा के नक्षत्र 3 होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। और ये उच्च और नीच क्या लिखा हुआ है। उच्च का मतलब है चंद्रमा उच्च के कब होते हैं। उच्च का मतलब चंद्रमा की पावर स्वयं से 10 गुना रिजल्ट देने की कब हो जाती है। चंद्रमा वैसे अच्छे हैं और कुंडली में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर वो उच्च के होकर के बैठ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, कई गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। तो उच्च का मतलब क्या हुआ, ये लिखा हुआ वृष 2 नंबर, यानी कि आप अपनी कुंडली के अंदर चेक करिए कहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है, और जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है उस जगह 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर की राशि लिखी है, यानी चंद्रमा और 2 नंबर साथ साथ लिखे हुए हैं। तो आप ये समझ जाइए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, बशर्ते वो ख़राब हाउस में ना बैठे हों, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नीच के कब होते हैं, वृश्चिक राशि 8 नंबर, यानी कि जिस कॉलम के अंदर चंद्रमा लिखा हुआ है वहीं पर नंबर चेक करिए, वह 8 नंबर तो नहीं लिखा है। अगर 8 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा लिखा हुआ है
तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के होकर के बैठे हुए हैं। और फिर चंद्रमा जिन चीज़ों के कारक हैं या जिन हाउस में जिन फलों को प्रदान करने के लिए उनको जिम्मेदारी प्रदान की गई है, उससे संबंधित वो बहुत ख़राब रिजल्ट्स प्रदान करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा कारक किन चीज़ों का है? चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा कल्पना का कारक है, कल्पना शक्ति का कारक है, सर्दी जुकाम का कारक है। चंद्रमा जब भी हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में चंद्रमा की महादशा शुरू होती है तो वो 10 वर्ष तक चलती है। मित्र शत्रु सम के बारे में बता चुका हूँ आपको। शुभ रंग की बात की जाए तो चंद्रमा चूँकि श्वेत वर्ण है इसलिए सफ़ेद रंग, और चंद्रमा के मित्र हैं गुरु और मंगल। गुरु का रंग पीला, मंगल का रंग लाल, यानी कि सफ़ेद पीला लाल, ये कर्क लगन के लोगों के लिए शुभ रंग है। अब हम क्या करें शुभ रंग है तो? कहने का मतलब ये है कि जो आप वस्त्र पहनते हैं वो इन कलर्स के पहनेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको लाभ होगा। आप अपने घर में इन कलर्स को करवा सकते हैं। आप गाड़ी लेते हैं इन कलर्स की ले सकते हैं। आप जहाँ भी आपको कलर सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप इन कलर को चूज़ करते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद होगा, फ्रूटफुल होगा। बाकी जिन लोगों का कर्क लगन है, यानी कर्क लगन समझ गए होंगे ना, कि जिनका 4 नंबर लिखा हुआ है पहले हाउस में, तो उनको इन 3 रंगों से बचना चाहिए। देखिए, काला, नीला और हरा। हरा रंग बुध का होता है, नीला और काला ये शनि के रंग हैं, शनि और राहु के रंग हैं। तो ये चूँकि चंद्रमा के लिए घनघोर मारक होते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, कई कुंडलियाँ मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें राहु ने अगर चंद्रमा को देख लिया तो चूँकि चंद्रमा मन का कारक है, उन लोगों का मन ऐसा हो जाता है कि लोग पागल हो जाते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तमाम लोगों की कुंडलियों में देखा तो राहु, केतु और शनि ये 3 चंद्रमा को बहुत परेशान करते हैं। चंद्रमा वाइट है, सफ़ेद है, दूध है चंद्रमा, और शनि क्या है? कोयले की तरह काला है। अब मान लीजिए कोयला पीस करके थोड़ा सा दूध में मिला दीजिए तो दूध का जो सफ़ेद रंग है वो अपनी सफ़ेदी खो देगा। ठीक उसी तरीके की स्थिति होती है। तो शनि और राहु और केतु ये कुंडली में चेक करेंगे हम लोग, डिटेल से इस बारे में बाद में बात करेंगे कि चंद्रमा को किस तरह परेशान करते हैं। चलिए, आराध्य की बात अगर की जाए, जो कर्क लगन के जातक हैं, जिन लोगों की कर्क लगन की कुंडली है, उनको शिव जी की आराधना और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और शिव की आराधना करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पहला घर है, तो चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा की जाती है। और यहाँ पंचम हाउस में आप देख रहे हैं कि जो त्रिकोण का हाउस है, अति महत्वपूर्ण हाउस है, जिसके स्वामी मंगल हैं, तो मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो शिव और हनुमान जी जो है, इनके कर्क लगन कुंडली के लिए आराध्य देव हैं। इनकी आराधना करने से, साधना करने से कर्क लगन वालों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की उन्नति हासिल होती है, और जो बुरे रिजल्ट्स होते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। चलिए, तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि जो लोग कर्क लगन के होते हैं और जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों की व्यक्तित्व में क्या खासियत होती है? तो देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा चंचलता का कारक है, चंद्रमा भावुकता का कारक है, माता का कारक है, इमोशंस का कारक है, पानी का कारक है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों का जन्म कर्क लगन में होता है वो लोग इमोशनल होते हैं। और दूसरी बात ये भी डिपेंड करती है कि चंद्रमा उनकी कुंडली में जन्म के समय शुक्ल पक्ष का था कि कृष्ण पक्ष का था। अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो फिर वीकर चंद्रमा कहलाएगा। वीकर चंद्रमा होगा तो उनके अंदर थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और चंद्रमा डिग्री में भी, बलाबल में बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग बहुत ही इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनकी कल्पनाएं बहुत अच्छी होती हैं, कला अच्छी होती है, स्पिरिचुअल होते हैं, उनके अंदर इंट्यूशनल पावर अच्छी होती है, और
लेकिन अकेलेपन का अनुभव कभी कभी करते हैं, सपने देखते हैं, मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो सकती है। एक चीज़ और है कि चाहे चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, ऐसे लोगों में इमोशंस की अधिकता ज़रूर पाई जाती है, इमोशनल ज़रूर होते हैं। देखिए हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ़्ट पार्ट होता है, एक राइट पार्ट होता है। तो जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वो लॉजिक्स को जो है कंट्रोल करता है, मैथमेटिक्स को कंट्रोल करता है, और जो हमारे ब्रेन का राइट हिस्सा है वो इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो जिन लोगों का कर्क लगन में जन्म होता है उनका राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, यानी कि जहाँ निर्णय लेने की बात आती है वहाँ वो लॉजिक से ज़्यादा इमोशंस पर जो है बेस रहते हैं, इमोशन को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने परिवार से लगाव ज़्यादा रखते हैं। तो इमोशंस का उनके जीवन में बड़ा महत्व होता है। इसके बाद अगर चंद्रमा कभी कमज़ोर है तो उनके अंदर इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन भी कभी कभी आ जाता है। और एक बात और समझ लीजिए कि जिनका कर्क लगन में जन्म हुआ है ऐसे लोगों को पेट की समस्या और लीवर की समस्या से अक्सर जूझना पड़ता है। तो ये था मित्रों, कर्क लगन में जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका एक सामान्य फलादेश। एक निवेदन आपसे और है, एक संक्षिप्त निवेदन आप लोगों से और है कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियोस ठीक बन रही हैं, कंटेंट ठीक है, आवाज़ ठीक है और लाइटिंग सिस्टम ठीक है, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और क्या आप चाहते हैं, क्या सजेशंस हैं, जिससे डे बाय डे मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और आप खुले मन से सजेशंस दीजिए, कोई क्रिटिसिज्म है, कोई कमी आपको लग रही है वो भी बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।